बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज पहुँचा हूँ सुरू वैली कारगिल लद्दाख में। ये इलाका आप लोगों के लिए बता दूँ कि सरसब्ज़ व शादाब एक इलाका है और पूरे ख़त्ते लद्दाख में ये जाना जाता है अपने खूबसूरती के लिए। दोस्तों, अगर बात की जाए तो मैं अभी जा रहा हूँ सांको से आगे के रास्ते करपोखर के रास्ते से ये जा रहा हूँ। ये सरसब्ज़ व शादाब इलाका गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ जमे रहते हैं और ये बर्फ़ पूरा 12 के 12 महीना जमे रहते हैं और इसी बर्फ़ के ज़रिए नीचे सुरू वैली का दरिया भी बह रहा है। दोस्तों, अगर इस वादी की बात की जाए तो इस वादी को हाल ही में टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी अब ये मिला है, उसका रुतबा मिला है। लेकिन ये जो इलाका जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए तो सबसे पहले ही बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ पे लोग पहले से यानी कि सयाह आते रहते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ले अगर हम बात की जाए तो ये इलाका अभी भी अनडिस्कवर्ड इलाका है और इसकी हिस्ट्री को भी अभी हमें अच्छे से जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर इस इलाक़े की तारीख़ की बात की जाए तो अगर मजहबी तारीख़ की बात की जाए तो 14वीं सदी से पहले यहाँ पे बोन मज़हब या बुद्धिज़्म के मानने वाले लोग आबाद रहते थे। लेकिन 14वीं सदी के बाद हमको सब लोगों को मालूम है कि सबसे पहले बल्तिस्तान में और बल्तिस्तान के बाद पूरा ख़त्ते पुरिक में भी यहाँ पे अब इस्लाम का ज़ोर व शोर से प्रचार हुआ और ख़ुसूसन करसे इलाक़े में तो सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। पहले मूरक्रॉफ्ट ने बयान किया है कि टम्बिस के इलाक़े में कुछ कुछ बुद्धिस्ट रहते थे और वो बुद्धिस्ट थे कलोन यानी कि यहाँ के हुक्मरानों के ख़ानदानों में से थे। और इसके बाद की भी तारीख़ में हमें दिखाई देते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर कि बुद्धिस्ट के कुछ कुछ यहाँ पे लोग बसते थे। लेकिन अभी के अगर हम कंटेम्परेरी दौर की बात की जाए तो यहाँ पे 100% मुसलमान आबाद है और वो भी अगर सांको से नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे मज़हब शिया इस्ना अशरिया के मानने वाले लोग हैं और सांको से आगे यानी कि पनीखर में हमें यहाँ पे सुन्नी इस्लाम के मानने वाले भी लोग रहते हैं और ये लोग काफ़ी सदियों से आपस में भाईचारगी के साथ रहते हैं। अगर हम यहाँ के रेजिडुअल कल्चर के बारे में बात की जाए यानी कि हम अगर बात की जाए यहाँ पे पुराने अगर लोग यहाँ पे बुद्धिज़्म के प्रचार करते हैं तो उनके हमें काफ़ी सबूत मिलते हैं। सबसे पहला सबूत तो हमें मैत्रेय बुद्धा स्कल्पचर जो करसेखर में मौजूद है उनका वहाँ पे उनके हिसाब से हमें ये मालूम होता है कि पहले के यहाँ के जो लोग हैं वो बौद्ध मज़हब के पैरों थे यानी कि बौद्ध मज़हब के मानने वाले थे। 14वीं सदी के आखिर में यहाँ पे अब इस्लाम स्टार्टेड टू स्प्रेड इट्स विंग इन द रीजन ऑफ बल्टिस्तान एज वेल एज इन कारगिल। सो कारगिल को पहले इट वाज नोन एज पुरिक, लेकिन बाद में अभी जो कारगिल का नाम मशहूर हुआ। कारगिल का अगर हम लिटरल मीनिंग देखा जाए तो दोस्तों उर्दू में हम कहते हैं कि सेंटर, क्योंकि ये लेह से श्रीनगर से और साथ ही साथ जंस्कार से एक ही मतलब एक सेंटर पॉइंट था और इनका इलाका सारों से तकरीबन 200 किलोमीटर और साथ ही स्कर्दों से भी आते थे। तो यहाँ पे मतलब कारगिल सेंटर पॉइंट बन जाता था और जो भी सियाह थे यानी कि या जो मर्चेंट्स थे या जो ट्रेडर्स थे वो सारे आकर कारगिल में एक मैंडेटरी 1 या 2 दिन गुजारते थे और उसके बाद वहाँ से चले जाते थे। तो when we talk about the prominent preachers, Islamic preachers in कारगिल, सो उनमें सबसे पहले नाम आते हैं मीर शम्सुद्दीन इराक़ी का और साथ ही साथ सईद मोहम्मद नूर बख्श, सईद मीर हाशिम, अख़ून शरीफ, सईद मीर अवस और इसके साथ साथ बहुत सारे नामों और शख्सियात के नाम हैं जिनका एक नुमायाँ रोल रहा है कि कारगिल के यानी कि पूर्व के लोगों को बुद्धिज़्म से कन्वर्ट करके उनको कन्वर्ट करे। तो अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में एक ये है कि कन्वर्ट नहीं बोलते हैं, रिवर्ट बोलते हैं। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस्लाम का एक बेसिक जो बिलीफ ये है कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है तो उसके बाद
जो मतलब उसकी सोसाइटी या उसके समाज जिस तरह से उसको बनाते हैं, तो या तो वो मतलब अपने माँ बाप अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान रहते हैं, या कुछ दूसरे मज़हब के हैं तो उसकी अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग ही अपना जो मज़हब है वो इख्तियार कर लेते हैं। So when we talk about Suru Valley Kargil, so I will recommend you to read a book that is called Local Politics in Suru Valley Kargil. So basically ये बुक नहीं है, ये है निकोलो ग्रिस्ट का लिखा हुआ एक पीएचडी थीसिस है। उन्होंने पीएचडी थीसिस सुरू वैली में आके किया था। और अगर देखा जाए तो निकोला ग्रिस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने सुरू वैली का उन्होंने दौरा किया और यहाँ पे आके तेज शुरू में बैठ के उन्होंने आई थिंक 2-3 साल इसी इलाके में उन्होंने ज़िंदगी बसर की और साथ ही साथ अपना रिसर्च करती रही। सो शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द कल्चर एज वेल एज द रिलीजियस फिगर्स ऑफ सुरू वैली, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही बिल्कुल एक थॉरो वे में उन्होंने अपने रिसर्च को लिखा है, और किस तरह से यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, कल्चर्स हैं, लोगों के ट्रेडिशन से एक दूसरे के साथ किस तरह से वो लोग सलूक करते हैं, सारों को बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। और अगर हम इसमें निकोला ग्रिस की इसकी बात की जाए तो साथ ही साथ ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि जो करगिल में एक जो रिलीजियस डिवीज़न है, इंट्रा रिलीजियस डिवीज़न हम उसको कह सकते हैं कि शिया इस्ना अशरिया में जो ट्रस्ट और इस्लामिया स्कूल कारगिल है, आईकेएमटी और जमातुल उलमा इस्ना अशरिया कारगिल, तो ये अगर हम संघ से आगे की बात की जाए तो यहाँ पे ये वाला डिवीज़न नहीं चलता है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरा डिवीज़न है, यहाँ पे है योखमा और गोमा। अगर हम इस डिवीज़न के बारे में बात की जाए दोस्तों तो निकोला ग्रिस लिखती है कि इसका जो 1960s और 70s में ये पीक पर थे, और जो उनका जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे वो थे मरहूम आगा रज़ा और मरहूम आगा हैदर। तो इन दोनों के बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जिस तरह से कारगिल में हम देखते हैं आईकेएमटी और आईएसके के बीच में उसी तरीके का कुछ डिफरेंसेस होगा। तो उसको पूरे डिटेल में यहाँ पे बयान नहीं किया है इस थीसिस में, लेकिन हमें ये ज़रूर देखने को मिलता है कि जिस तरह से करगिल में ही होते उस तरह से इन इलाक़ों में भी मजालिस अलग करते थे अपने अपने इमाम बारगाहों में, और साथ ही साथ जितने भी मतलब जो इस्लाम से रिलेटेड जितने भी चीज़ात थे वो अलग करते थे। लेकिन अभी के लोकल्स से बात करते हुए मुझे ये पता चला है कि जिस तरह से पहले का जो माहौल था, पहले का जो कल्चर था, लोगों के बीच में जिस तरह से रिलेशंस थे, वो अब उस तरह से नहीं है। अब बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। अब कभी कभार साथ में मजालिसें भी करते हैं और कभी कभार अलग अलग भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले का जो था वो अभी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ निकोला ग्रिस ने एक और टॉपिक की तरफ इशारा किया है जो मेरा प्राइमरी कंसर्न है, जो मेरा प्राइमरी रिसर्च, मैं बार बार जब भी लद्दाख के बारे में बात करता हूँ तो इसका ज़िक्र ज़रूर करता हूँ। वो है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कारगिल या अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कारगिल इन ट्रैवल राइटिंग्स एज वेल एज इन एकेडमिक राइटिंग्स। तो अगर उसकी बात की जाए तो निकोलस ग्रिस के हिसाब से ये भी हमें मिलता है, तो एकेडमिक्स और ट्रेवलर्स के साथ साथ यहाँ पे लद्दाखियों का भी काफ़ी रोल रहा है कि कारगिल को अंडर रिप्रेजेंटेशन में रहने का। उसका एक मिसाल वो ये देती है कि जब वो लेह में थी और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, लोकल दोस्तों से कहा कि आई एम गोइंग टू कारगिल फॉर रिसर्च पर्पस एंड आई एम गोइंग टू स्टे देयर, तो काफ़ी सारों लोगों ने ये रिकमेंड किया है कि कारगिल मत जाओ क्योंकि कारगिल के लोग अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं रखते हैं। तो लेकिन निकोला ग्रिस ने उनका सुना नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पहले भी मैं एक एनजीओ के तहत मैं कारगिल में आके काम किया था चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और मैंने ये भी ठान लिया था कि जो मैं पीएचडी थीसिस करूँगी तो मैं कारगिल पे आके ही करूँगी। तो उनको सारों के रिकमेंडेशन को मना करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए वो करगिल आई। तो उन्होंने ये लिखा है, जब मैंने करगिल में आके लोगों से मिला, लोगों से बात की, तो वो तो बहुत ही अच्छे थे, मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया और मुझे साथ ही साथ अच्छा खासा मुझे कमरा भी दिया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वो अपने 2 बच्चों के साथ भी यहाँ पे आके उन्होंने 2-2.5 साल यहाँ पे ज़िंदगी गुज़र के चली गई। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे शुरू में अब ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, उनमें एक प्राइवेट स्कूल भी है, और तो उस स्कूल में भी उन्होंने काम किया है, एज ए टीचर काम किया है। तो उन स्कूल की कमेटी का भी वो एक अहम सदस्य थी।
तो ये कुल मिला के आज की वीडियो में इतना तक ही दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो साथ ही साथ अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो सुरु वैली को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और अगर आप एक बार लद्दाख आएंगे तो सुरु वैली का ज़रूर, करगिल में आके सुरु वैली का ज़रूर एक बार दौरा करना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।